हेलो फ्रेंड्स, कंपाइलर लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कोड ऑप्टिमाइजेशन। आज हम ये देखेंगे कि थ्री एड्रेस कोड के अंदर अगर कोई लूपिंग सिस्टम है तो हम उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो लूप को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास 5 टेक्निक होता है। पहला है कोड मोशन, दूसरा एलिमिनेशन ऑफ इंडेक्शन वेरिएबल, तीसरा लूप इनवेरिएंट, चौथा लूप अनरोलिंग और पांचवा और लास्ट लूप जैमिंग। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला है हमारा कोड मोशन। ठीक है, कोड मोशन का मीनिंग क्या होता है? कोड मोशन का मतलब ये है कि सेगमेंट ऑफ कोड इज मूव्ड आउट ऑफ द लूप। इट मीन्स कि बेसिकली इसमें हम करते क्या है, कोड मोशन के अंदर हम ऐसे स्टेटमेंट को फाइंड आउट करते हैं जो लूप के बॉडी के अंदर है और अननेसेसरी बार बार मैनिपुलेट हो रहा है। तो वैसे स्टेटमेंट को हम लूप के बाहर कर देते हैं, जिससे कि हमारा एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाता है। और साथ में ये ध्यान रखते हैं, अगर किसी भी स्टेटमेंट को हम लूप के बाहर करते हैं तो उस केस में हमारा आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोड लिखा हुआ है, लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। यहाँ फॉर की बॉडी में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट एन टाइम तक एग्जीक्यूट होंगे, यानी जब तक ये लूप चलेगा तब तक ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, अब एक चीज है, ये लाइन नंबर 1 एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 एक बार एग्जीक्यूट हो या 100 बार एग्जीक्यूट हो, एक बार एग्जीक्यूट हो या 100 बार एग्जीक्यूट हो, प्रोग्राम के आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अगर ये एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है तब भी प्रोग्राम का आउटपुट वही होगा जब जब ये 100 बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हम इस लाइन को अननेसेसरी क्यों 100 बार या n टाइम्स क्यों एग्जीक्यूट करें? तो हम क्या करेंगे इस केस में, इस लाइन को उठा के हम फॉर लूप के बाहर कर देंगे, ताकि ये क्या हो, सिंपली एक बार एग्जीक्यूट हो। ओके, तो इस कोड को हम थोड़ा मॉडिफाई करके किस तरीके से लिख सकते हैं, इंट एक्स वाई जेड एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n एंड आई प्लस प्लस और ए आई इक्वल्स टू आई। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, इस स्टेटमेंट को हमने लूप के बाहर कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेटमेंट सिंपली एक बार एग्जीक्यूट होगा, जबकि पुराने वाले कोड में ये क्या हो रहा था, एन टाइम तक इसका एग्जीक्यूशन चल रहा था। और एन टाइम चले या एक बार चले, कोड के आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर या बाहर डिक्लेयर करने से कोड के आउटपुट पे कोई फर्क ना पड़े, तो हम उस सेगमेंट को क्या करते हैं, कोड के बाहर उसको डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, इससे हमारा क्या हुआ कि हमारा एग्जीक्यूशन टाइम भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये लाइन यहाँ एन टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोड मोशन में लूप को ऑप्टिमाइज करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है हमारा इंडक्शन वेरिएबल। तो पहले ये समझ लें इंडक्शन वेरिएबल क्या है। इंडक्शन वेरिएबल variable x is called induction variable of the block or loop if the value of variable is changed on each iteration of loop। अगर लूप के अंदर कोई वैल्यू है, सपोज लूप के अंदर कोई वैल्यू है और उसकी वैल्यू जो है, कोई वेरिएबल है और उसकी वैल्यू जो दिया हुआ है लूप के हर एक आइट्रेशन पे चेंज हो रहा है, यानी लूप जितनी बार भी एग्जीक्यूट हो रहा है उतनी बार उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं इंडक्शन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इस कोड की, तो यहाँ पे हमने लिया है आई इक्वस टू आई प्लस 1 और t1 इक्वस टू 4 इंटू आई, t2 इक्वस टू 8 t1। इफ आई इज लेस देन वाई गो टू b1। ओके, b1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस आई की वैल्यू हर एक आइट्रेशन पे चेंज हो रही है, +1 हो रही है, और जैसे यहाँ पे +1 हो रहा है वैसे t की वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार आई और t की वैल्यू चेंज हो रही है। इट मीन्स कि इस कोड के रिस्पेक्ट में बात करें हम, तो आई और t1 दोनों हमारे क्या है, इंडक्शन वेरिएबल। ठीक है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है और उसकी वैल्यू लूप के हर एक आइट्रेशन पे चेंज हो रही है, तो इसका मतलब कि वो हमारा इंडक्शन वेरिएबल है। ओके, तो बेसिकली इस टेक्निक के अंदर हमें करना क्या होता है कि जो भी इंडक्शन वेरिएबल, जैसे यहाँ पे हमने ये और ये फाइंड आउट किया, तो इसको हम ब्लॉक या लूप के
बाहर ले जाएं, ठीक है, यानी इसको हम इलिमिनेट कर दें ब्लॉक से या लूप से, ठीक है। तो इसके जो इलिमिनेशन की प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ। इट मीन्स कि अगर इस कोड में से हम इंडक्शन वेरिएबल निकाल के दूसरा कोड, इसके इक्विवेलेंट कोड लिखेंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ इस कोड से हल्की होगी, ये कह सकते हैं कि वीकर होगी। तो सबसे पहले हम ये देख लें रिडक्शन इन स्ट्रेंथ का क्या मतलब है। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास एक कोड है जहाँ पे फॉर लूप लिखा हुआ है। फॉर लूप के बॉडी में एक हम वैल्यू काउंट को मैनिपुलेट करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इंडक्शन वेरिएबल का काम कौन करेगा? हमने बताया कि लूप के अंदर एक ऐसी वैल्यू जो एक ऐसा एलिमेंट जिसकी वैल्यू हर एक आइट्रेशन पे चेंज हो रही है, ओके। तो यहाँ पे जो आई है इसकी वैल्यू फॉर के हर एक आइट्रेशन पे चेंज हो रही है, इसका मतलब आई यहाँ के लिए क्या है? इंडक्शन वेरिएबल, ठीक है। तो बेसिकली इसी को मुझे रिमूव करना होता है। इसके साथ साथ एक चीज और हम समझ लें कि जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है कंपाइलर के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इट मीन्स कि वो एडिशन को इजिली परफॉर्म कर लेता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस आई को मुझे इसके बॉडी से बाहर निकालना है, ओके। तो इसके इक्विवेलेंट हमने कोड लिखा इंट एक्स इक्वल्स टू 5, फॉर लूप हमने चलाया 10 टाइम्स, और हमने बॉडी के अंदर क्या लिखा? काउंट एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी फॉर के ऊपर एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ये कोड और ये कोड हमेशा सेम आउटपुट जनरेट करेंगे। डिफरेंस क्या हुआ? इसके अंदर कोई भी इंडक्शन वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंडक्शन वेरिएबल है। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि यहाँ पे क्या था? मल्टीप्लाई हो रहा था, और यहाँ पे क्या है? एडिशन हो रहा है। और हमें पता है कंपाइलर जो है एडिशन बड़ी इजीली परफॉर्म कर लेता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अगर आउटपुट के रिस्पेक्ट में बात करें तो आई के फर्स्ट वैल्यू पे काउंट की वैल्यू क्या होगी? 5। यहाँ पे हम देख लेते हैं आई के फर्स्ट वैल्यू पे काउंट की वैल्यू एक्स है, एक्स का हमने क्या इनिशियलाइज किया है? 5, ठीक है। अगेन आई के सेकंड वैल्यू पे क्या काउंट होगा? काउंट की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 5 यानी 10। यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा? आई के सेकंड वैल्यू पे फर्स्ट वैल्यू पे x इक्वल टू 5 आया, तो अगेन x इक्वल टू हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया? 5 x प्लस 5 यानी 5 प्लस 5। तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई? 10, ठीक है। तो काउंट सेकंड वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? काउंट इक्वल टू एक्स, एक्स में वैल्यू कितनी है? 10, ओके। उसी तरीके से यहाँ भी अगर थर्ड आइट्रेशन के लिए वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 15। यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा? 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। तो यहाँ भी आ रहा है 15, यानी आउटपुट दोनों का सेम है। डिफरेंस क्या हुआ कि हम एक ऐसे वेरिएबल को हम कोड से बाहर कर दिए जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही थी, यानी इंडक्शन वेरिएबल को हम कोड से बाहर कर दिए। दूसरी चीज कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था मल्टीप्लाई, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एडिशन के अंदर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। जैसे हम ये कह सकते हैं 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 क्या होता है? 6, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है। या फिर हम दूसरा प्रोसेस क्या कर सकते हैं? 2 को हम 3 बार ऐड कर लें, 2 को हम 3 बार ऐड करें तब भी हमारा 6 ही आएगा। लेकिन कंपाइलर के लिए दोनों प्रोसेस में टाइम अलग अलग कंज्यूम होगा। मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा कंज्यूम होगा और रादर देन एडिशन, ठीक है। तो वापस हम चलते हैं अपने पुराने टॉपिक पे। तो हमारे ये 3 एड्रेस कोड दिया हुआ है ब्लॉक 1 के अंदर, और इसके अंदर हमारा 2 इंडक्शन वेरिएबल आई और टी। तो हम कोशिश तो ये करेंगे दोनों निकल जाए, दोनों ना निकले तो कम से कम एक तो निकल ही जाए, ठीक है। तो इस कोड के इक्विवेलेंट कोड हमने लिखा T1 इक्वल, जो हमारे ये वाला था 4 इंटू आई, मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस था, इसको हमने ब्लॉक के बाहर भेज दिया। T1 इक्वल टू 4 इंटू आई, ओके। और T1 में हमने क्या ऐड कर दिया? T1 प्लस 4, बाकी सेम है। अगर हम दोनों का मैनिपुलेशन करें तो आउटपुट दोनों का सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल टू 1 के लिए अगर हम यहाँ ले तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, और T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 8, ठीक है। और आई इक्वल टू 1 की बात करें तो T1 की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई? 4, ठीक है। और ब्लॉक के अंदर T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, यानी ब्लॉक के अंदर T1 वेरिएबल की जो वैल्यू थी वह वैल्यू सेम है आफ्टर
एलिमिनेशन ऑफ इंडक्शन वेरिएबल, ठीक है। और दूसरी चीज जो है मल्टीप्लीकेशन ब्लॉक के अंदर हो रहा था, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ब्लॉक के अंदर हो रहा था, उस प्रोसेस को हमने निकाल के ब्लॉक के बाहर कर दिया। ओके, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ इंडक्शन वेरिएबल। तो बेसिकली इसमें हम दो चीज करते हैं। पहली चीज ये हमारा प्राइमरी मोटो ये है कि जो भी इंडक्शन वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है लूप के अकॉर्डिंग, उसको हमें किसी न किसी तरीके से ब्लॉक के बाहर भेजना है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो उसको हम डिवाइड कर दें सिंपल प्रोसेस के अंदर। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, लास्ट वाले एग्जांपल में मल्टीप्लाई दिया था, तो उसको हमने क्या किया, किस में कन्वर्ट कर दिया, एडिशन में, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कंपाइलर के लिए रादर देन एडिशन। ओके, नेक्स्ट हमारा टेक्निक है लूप अनरोलिंग। तो लूप अनरोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर कोई लूप दिया हुआ है और उसके बॉडी के अंदर 2 या 3 स्टेटमेंट है, तो हम सिंपली उसके बॉडी को रिप्लिकेट कर देते हैं 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स अकॉर्डिंग टू द नीड। तो रिप्लिकेशन से हमें फायदा क्या होता है, रिप्लिकेशन से हमें फायदा ये होता है कि जो नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं। कैसे कम होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एक हमारे पास यहाँ कोड है i=1, ठीक है, वाइल लूप है i इज लेस देन इक्वल टू 100 और बॉडी के अंदर ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार टेस्ट करेगा ये वाइल लूप, 100 टाइम्स, ठीक है। तो बेसिकली इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट को रिड्यूस करते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट कोड हमने ये, और इस कोड के अंदर हमने क्या किया, इसकी जो बॉडी थी वाइल लूप को, इसको हमने 2 बार लिख दिया, यानी इस बॉडी का हमने क्या किया, इस बॉडी को हमने रिप्लिकेट कर दिया, यानी फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम। ओके, इससे क्या हुआ, हमारा नंबर ऑफ टेस्ट रिड्यूस हो गया। क्यों, क्योंकि पहली बार ये लूप चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा, फिर अगेन एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा। यानी यहाँ पे जो आई में इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का नहीं हो रहा है, 2 का हो रहा है, और यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली बॉडी को रिप्लिकेट करने से क्या हुआ, यहाँ 100 टाइम्स लूप चल रहा था और यहाँ पे कितने टाइम्स चलेगा, 50 टाइम्स। ओके, तो जब भी अगर हमें लूप के अंदर कभी भी नंबर ऑफ टेस्ट को रिड्यूस करना होगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसके बॉडी को रिप्लिकेट कर देंगे। ओके, तो अब आगे देखते हैं आगे वाली टेक्निक क्या है। नेक्स्ट हमारी टेक्निक है लूप जैमिंग। ओके, तो लूप जैमिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि कोड के अंदर 2 या 3 अगर मेरे पास लूप दिए हुए हैं और दोनों लूप का जो नंबर ऑफ आइट्रेशन सेम है, तो हम बेसिकली उन दोनों लूपों को क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक लूप का पूरा टेस्ट हमारा बच जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक फॉर के अंदर 2 लूप दिया हुआ है, फॉर 1 एंड फॉर 2, दोनों का आइट्रेशन टाइम कितना है, 10, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों लूप को मर्ज करके यानी ऑप्टिमाइज करके एक सिंगल लूप में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट था ये भी 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा था और ये भी स्टेटमेंट क्या था, 10 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक लूप तो अननेसेसरी था जो बार बार टेस्ट हो रहा था। तो इस केस में हमने क्या किया, इन दोनों लूपों को मर्ज कर दिया, मर्ज करके उसको एक लूप में कन्वर्ट कर दिया और ये 2 बॉडी को उस लूप के बॉडी में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इससे हमारे नंबर ऑफ टेस्ट भी कम हो गए और लाइन ऑफ कोड भी कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है लूप जैमिंग में लूप को ऑप्टिमाइज करते हैं। ओके, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी लूप को आप मर्ज कीजिएगा तो लूप का जो नंबर ऑफ आइट्रेशन है वो दोनों सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमने इन दोनों को मर्ज किया है, ये कितने टाइम्स चल रहा है, 10 टाइम्स, और ये भी 10 टाइम्स चल रहा है, तब जाके हम इन दोनों को मर्ज किया। अगर दोनों का नंबर ऑफ आइट्रेशन अलग अलग रहता तो हम इसको मर्ज नहीं कर सकते थे, ठीक है। हमारा लास्ट टेक्निक है एलिमिनेशन ऑफ लूप इनवेरिएंट। ओके, तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, अगर लूप के अंदर कोई मैनिपुलेशन हो रहा है या कोई कैलकुलेशन हो रहा है तो हम उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं कि ये लूप के अंदर की बजाय ये लूप के बाहर हो। ओके, फॉर एग्जांपल
हम ये लेते हैं, ये हमारा कोड है, इसके अंदर वैल्यू क्या दे रहा है, आई इक्वल्स टू आई प्लस ए प्लस बी। ओके, तो ये जो कैलकुलेशन है या मैनिपुलेशन जो है, इस मैनिपुलेशन को हम लूप के बाहर भी कर सकते हैं। अगर लूप के अंदर करते हैं तो ए डिवाइडेड बाई बी, जैसे यहाँ लूप कितनी 9 टाइम्स चलेगा, तो ये 9 टाइम्स ए अपॉन बी को मैनिपुलेट करेगा, जबकि मैं ए अपॉन बी क्या है, हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लूप के बाहर ले जाते हैं और इसको मॉडिफाई करके इस कोड को इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि टेम्प इक्वल्स टू ए अपॉन बी for I equals to 1, I is less than 10, I plus plus I equals to I plus 10। ओके, तो अगर इस कोड को इस तरीके से लिखें तो क्या होगा, ये a अपॉन बी सिर्फ इसका मैनिपुलेशन जो कंपाइलर एक बार करेगा। ओके, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, a अपॉन बी कितनी बार कैलकुलेट हो रहा था, 9 टाइम्स, या फिर जब तक ये लूप चलेगा जितनी बार भी चलेगा उतनी बार इसका मैनिपुलेशन होगा। और इस कोड में इसका मैनिपुलेशन सिंगल टाइम होगा और इसकी वैल्यू टेम्प में स्टोर होकर टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बचा, टाइम भी बचा और हमारा स्पेस भी बचा। ओके, तो होप सो आपको ये पांचों टेक्निक समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।